नमस्कार एंड वेलकम टू रामा सर वर्ल्ड चैनल। देखिए दोस्तों, दुनिया भर की सभी बड़ी खबरों को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं हमेशा की तरह। तो आइए बढ़ते हैं सभी खबरों की तरफ। कतर में जयशंकर की अहम कूटनीति सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करके ऊर्जा, व्यापार, निवेश, सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी विचार साझा किए हैं। जयशंकर जी ने कतर में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और योगदान की सराहना की। यह दौरा भारत और खाड़ी देशों के संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फिर देखिए आगे, तो भारत का नाम लेकर के नेतन्याहू का बड़ा संदेश आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका को इजराइल का एकमात्र मजबूत सहयोगी बताया गया था। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अमेरिका के अलावा भारत सहित कई देश भी इजराइल के महत्वपूर्ण साझेदार हैं और मुश्किल समय में उनका समर्थन मिलता है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब लेबनान में सैन्य अभियान और ईरान से जुड़े मुद्दों को लेकर के अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। भारत का नाम लेकर के नेतन्याहू ने इजराइल के व्यापक वैश्विक समर्थन का संदेश दिया है और नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग जल्द ही होने वाली है। नेतन्याहू जाने वाले हैं अमेरिका भी, ये भी एक बड़ी अपडेट है। फिर देखिए, इंडोनेशिया में मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं, जहां पर लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया की रणनीतिक जो साझेदारी है, रक्षा सहयोग है और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश को नई मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तो मोदी जी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। फिर देखिए, ईरान का भारत को खास संदेश सामने आया है। आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी पर ईरान ने भारत सरकार और भारतीय जनता का आभार जताया है। ईरानी दूतावास ने इसे दोनों देशों की पुरानी दोस्ती, आपसी सम्मान और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक बताया है। ईरान ने कहा है कि कठिन समय में भारत के समर्थन को वह हमेशा याद रखेगा और इससे द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती भी मिलेगी। फिर देखें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से बड़ी उम्मीद सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी संबंधों में नई गति आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। हरित ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, निवेश में बड़े अवसर मौजूद हैं। ऊर्जा सुरक्षा और यूरेनियम सहयोग पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। तो इस तरीके से आप समझिए कि हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने एक बड़ा यहाँ पर संदेश दे दिया। और फिर दलाई लामा को मोदी का बड़ा संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए शांति, सद्भाव और मानवता के लिए उनके योगदान की सराहना की है। उन्होंने दलाई लामा की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बताया और उनके लंबे, स्वस्थ तथा सुखद जीवन की कामना भी वहाँ पर की गई है। भारत में भी अगर आप देखें तो तिब्बती समुदाय ने विशेष प्रार्थनाएं, यहाँ पे सभाएं आयोजित की है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि और ये लद्दाख पहुँच चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लद्दाख पहुँच गए हैं, तिब्बत के जो दलाई लामा हैं। तो ये अभी निर्वासन पे हैं हालांकि भारत में, लेकिन लद्दाख में धूमधाम से ये वहाँ पर प्रवचन देंगे। इनको जन्मदिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत की नीति से नेपाल परेशान है। भारत की सेफगार्ड ड्यूटी और BIS प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के बाद नेपाल का आयरन और स्टील निर्यात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नेपाली उद्योगों का दावा है कि 11 महीनों में अरबों नेपाली रुपए का जो नुकसान हुआ है और निर्यात 2/3 तक घट गया है। उद्योग जगत ने सरकार से भारत के साथ बातचीत करके ड्यूटी हटाने और व्यापारिक राहत दिलाने की अपील भी की है। फिर देखिए तो LPG पर भारत की नई रणनीति सामने आ रही है। भारत खाड़ी देशों पर निर्भरता घटाने के लिए अमेरिका से LPG आयात लगभग दोगुना करने की तैयारी में है। इसके साथ ही अल्जीरिया समेत दूसरे देशों से भी आपूर्ति बढ़ाने की योजनाएं पर काम चल रही है, बनाई जा रही है। सरकार 30 दिनों तक रणनीतिक LPG भंडार तैयार करना चाहती है ताकि भविष्य के किसी भी वैश्विक संकट के दौरान देश में रसोई गैस की जो आपूर्ति है बिना रुकावट जारी रह सके। फिर देखिए तो चीन का परमाणु मिसाइल परीक्षण सामने आ रहा है। चीन ने प्रशांत महासागर में पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार अगर आप देखें तो यह JL-3 मिसाइल हो सकती है जिसकी मारक क्षमता पूरे भारत और अमेरिका तक मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने इस परीक्षण पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
रणनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका भी तेज हो गई है। फिर देखें तो पीओके में खून, गोलियां और बगावत साफ साफ दिख रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात विस्फोटक हो गए हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान विरोधी जो है चूँकि नारे गूंजने लगे। अब अम्ब इलाके में बताया जा रहा है कि पुलिस और रेंजर्स ने आंसू गैस के गोले दागे, फिर फायरिंग हुई जिसमें कि मोहम्मद याकूब की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारी घेराबंदी खत्म करके इंटरनेट और जरूरी सामान की आपूर्ति बहाल करने, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्रीय जोन का समझौते को लागू करने की उन्होंने मांग की है। और जम्मू कश्मीर जो ज्वाइंट अमेठी एक्शन कमेटी है वो उसके सैकड़ों समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क गया है। जबकि कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों के दबाव के सामने सुरक्षा बलों को भी पीछे हटना पड़ा है, भागना पड़ा है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये पीओके के अंदर लगातार जो विद्रोह है ये तूफान पकड़ता जा रहा है। वे लोग लगातार भारत से भी मदद मांग रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भारत से उन्होंने काफ़ी चीज़ों की डिमांड की है। दाल से लेकर के खाने पीने की राशन से लेकर के बहुत चीज़ उन्होंने मांगी है कि मेडिकल सप्लाई भी दो और भी चीज़ें दो। फिर साथ ही वे लोग एलओसी पे आ चुके हैं और कहना है उनका कि हम लोग एलओसी तोड़ करके भारत में भी आ सकते हैं अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो। फिर देखिए तो चीन रूस का समुद्री शक्ति प्रदर्शन सामने आ रहा है। चीन और रूस जो है जो कि 6 जुलाई से 13 जुलाई तक एलओसी में एलो जो वहाँ पे समुद्र है तो वहाँ पे एलो जो करके जो समुद्र है वहाँ पर वे लोग संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे और यह इलाका अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि अभ्यास के बाद दोनों देश जो है प्रशांत महासागर में भी संयुक्त गश्त भी करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के लिए रणनीतिक संदेश मान रहे हैं क्योंकि चीन और रूस की जो सैन्य साझेदारी है लगातार मजबूत होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भारत को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि चीन न केवल रूस बल्कि पाकिस्तान दोनों के सैनिकों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है। और आप समझ सकते हैं कि चीन, रूस और पाकिस्तान का जो गठबंधन है मजबूत अगर बनेगा तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। फिर देखिए तो ट्रंप एर्दोगान मुलाकात पर दुनिया की नज़र है। तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रेसेप तैयब एर्दोगान की मुलाकात पर सबकी नज़र है। तुर्की को उम्मीद है कि उसे F110 फाइटर जेट इंजन की मंजूरी जो है उसकी मिल सकती है। हालांकि F-35 कार्यक्रम और कैटसा जैसे जो प्रतिबंध है उस पर अंतिम फैसला अभी भी अमेरिकी कांग्रेस और दोनों देशों की जो राजनीति है उसकी सहमति पर ही निर्भर हो रहेगा। फिर देखिए तो पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बढ़ते आतंकी हमलों और सीमा तनाव के बीच सेना को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हमले हो रहे हैं। फिर जबकि भारत और अफगानिस्तान के साथ भी तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने फिर से भारत और अफगानिस्तान पर आरोप लगाए हैं लेकिन दोनों देशों ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ काफ़ी समय के बाद अभी सामने अब जाकर इनको फुर्सत मिली है। अभी तक ये लगातार मध्यस्थता में ही बिजी थे। फिर देखिए तो लंदन में पीओके की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। लंदन में हजारों कश्मीरियों ने संसद भवन से पाकिस्तानी का जो वहाँ पे उच्चायोग है उस तक मार्च निकाल करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो कथित मानवाधिकार उल्लंघन है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की है। बलोच और जो पश्तून है समुदाय भी यहाँ पर मार्च में शामिल हुआ और प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके की स्थिति पर हस्तक्षेप की अपील भी की है। तो यानी कि लंदन के अंदर अगर आप देखें तो पीओके के लिए उसके लिए जिस तरीके से वहाँ पे उसका दमन हो रहा है पाकिस्तानी सेनाओं के द्वारा उसके खिलाफ यहाँ पे निकाला जा रहा है लंदन की सड़कों पर। फिर देखिए तो खामनेई की विदाई और मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। तेहरान में अगर आप देखें तो तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता जो हैं अली खामनेई उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। ईरान ने इसे राष्ट्रीय एकता का संदेश बताया और इसी बीच इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी और लेबनान तथा जो गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी रखी गई। और साथ ही अगर आप देखें तो ईरान ने किसी भी धमकी का सख्त जवाब देने के लिए भी कहा है। खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो संदेश है ईरान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हमारे इतने लाखों लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। इसको चेतावनी भी दे रहा है कि ये चीज़ है इसको रोका जाए। फिर देखिए ट्रंप ने फिर से छेड़ा है मेलोनी विवाद। नाटो जो शिखर सम्मेलन है उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ G7 शिखर सम्मेलन की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने रोकथाम के आदेश की ज़रूरत और जैसा कैप्शन भी लिखा जिसे मेलोनी पर तंज माना जा रहा है। और इससे पहले ट्रंप दावा कर चुके थे कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जोर दे रही थी। मेलोनी ने उस दावे की पूरी तरीके से गलत बताया था। दोनों नेताओं के जो रिश्ते हैं उसमें पिछले कुछ महीनों में लगातार तनाव बना हुआ है। अब नाटो शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप की इस पोस्ट ने एक नया राजनीतिक विवाद बढ़ाया है
और मैं समझता हूँ कि जब इनकी फिर से मीटिंग होगी तो देखते हैं वैसा वहाँ पे केमिस्ट्री कैसा रहता है। फिर देखिए तो E20 पेट्रोल पर भारत भूटान आमने सामने ये खबर आ रही है। E20 पेट्रोल को लेकर के अब विवाद भारत की सीमाओं से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। दूसरी तरफ भूटान के जो प्रमुख अखबार है उसने सरकारी दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया है कि भूटान ने तकनीकी बैठकों में सामान्य पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया था, क्योंकि मौजूदा स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था और उसका जो E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है, जो उसका मौजूदा जो उसका स्टोरेज है फिलहाल में पुराना है। तो इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के जो दावे हैं आमने सामने हैं, जबकि भारत में भी E20 पेट्रोल की माइलेज और जो इंजन पर असर है उसको लेकर के बहस लगातार तेज होती जा रही है। तो देखिए जब भूटान के अखबार ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया कि दिखाते हुए उसने अगर दावा किया सरकारी दस्तावेज को दिखाते हुए कि भूटान ने तकनीकी बैठकों में सामान्य पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया है, तो इसका मतलब साफ है कि उसने E20 को इनकार कर दिया। तो इसमें ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। कई लोग इसको फेक न्यूज़ बता रहे हैं कि भारत ने ऑफ़र किया, भूटान ने रिजेक्ट कर दिया। भाई भूटान ने आग्रह किया है कि भाई हमको आप केवल सिंपल पेट्रोल ही दीजिए, उसको ऑफ़र किया गया, उसने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे सरकार बोल रही है कि हमने उसको ऑफ़र नहीं किया, ये बात है। तो चलिए इसमें अब जो विवाद है, जो इसमें क्लियरिटी आएगा उस पर फिर से डिस्कशन आगे होगी। फिर देखिए तो ख्वाजा आसिफ का नया हमला सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों पर फिर से निशाना साधा है। भारत की ओर से मानसिक रूप से अस्थिर बताए जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी और द गार्जियन की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। वहीं भारत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 34 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। फिर देखिए तो हाफिज़ सईद का उसके ऊपर से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज़ सईद को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया है। एजेंसी ने उसे हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान से आतंकी साजिश रचने का आरोप भी बताया गया है, और उसका रचने का आरोपी बताया गया उसको। और जांच में वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत भी जोड़े गए हैं। मामले में पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच भी सामने आ रही है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हाफिज़ सईद अभी भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, जो कि अलग अलग रिपोर्ट में सामने आ रही है। और फिर देखिए ख्वाजा आसिफ पर अफगानिस्तान का बड़ा हमला हुआ है। अफगानिस्तान के बॉर्डर और ट्राइबल मामलों के जो मंत्री हैं नूरुल्लाह नूरी, इन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए उनकी हमले की धमकी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने इतिहास को देखिए। इससे पहले भारत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर के ख्वाजा आसिफ को गैर जिम्मेदाराना और मानसिक रूप से अस्थिर करार दिया था। तो यानी कि ख्वाजा आसिफ को पूरी दुनिया एक तरीके से मेंटली अनस्टेबल मान रही, क्योंकि वो कुछ भी बोलता रहता है, धमकी देता रहता है। फिर देखें तो E20 पेट्रोल पर बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। E20 पेट्रोल को लेकर के हुए सर्वे में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने नाराजगी जताई है। सर्वे के अनुसार 53% लोगों ने इसकी लागू करने की प्रक्रिया को खराब बताया, जबकि 66% ने माइलेज में 10% से अधिक गिरावट तक का दावा किया है। 45% ने मरम्मत खर्च बढ़ने की शिकायत की, और इसी वजह से कई वाहन चालक अब भी महंगा प्रीमियम पेट्रोल ही चुन रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये किस तरीके से E20 ने कई सारी गाड़ियों को तबाह कर दिया। सरकार बार बार रिपोर्ट जारी कर रही है, लेकिन लोगों को जो है ये सर्वे में ये साफ साफ बता रहा है कि 53% लोगों ने इसको ख़राब बताया, और 66% तो माइलेज में, तो 10% जो है चूँकि बाकी सभी चीज़ों में। तो इस तरीके से मैक्रो का इतिहास सीरिया दौरा, ये यहाँ पर देखिए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जल्द ही सीरिया का दौरा करेंगे। बशर अल असद सरकार के पतन के बाद सीरिया पहुँचने वाले वह पहले पश्चिमी नेता होंगे, और उनके साथ अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। और इस यात्रा का फोकस सीरिया के पुनर्निर्माण, निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के रिश्ते को नई दिशा देने पर उसी पर रहेगी, और इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल भी माना जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सरकार बदलने के बाद जो है पश्चिमी देश धीरे धीरे सीरिया के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं। अब जरा हम लोग कुछ फटाफट खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना के नारों से गूंजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस को आतंकवादी ताकतें बताते हुए खुली चुनौती दी है। आंदोलन तेज हो गया है और प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि सरकार की गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जनता का हौसला नहीं टूटेगा। फिर देखिए तो तेहरान में आयतुल्लाह अली खamenei की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अंतिम यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी फूंका गया, और मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से दुनिया की नज़रों में आ गया है, मिडिल ईस्ट का यह तनाव। फिर देखिए तो ईरान में अगर आप देखें तो युद्ध थमते ही भारत ने चबहार परियोजना पर रफ्तार बढ़ा दी है। चबहार से जो जहेदान तक जो रेल लिंक है उसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, और यह कॉरिडोर भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक
पाकिस्तान को दरकिनार करके और सीधी रणनीतिक पहुंच दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फिर देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बिना नाम लिए दिए गए जवाब पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर की भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जंग जो है तेज हो चुका है। फिर देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारत और भारतीयों की तारीफ पर नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला और फ़लस्तीन का मुद्दा उठा करके सियासी बहस को और भी ज़्यादा गर्म कर दिया। फिर देखें तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद में बड़ा फैसला सामने आया है। ट्रस्ट की अहम बैठक में अगर आप देखें तो महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। विशेष जांच शुरू होने के बाद अगर आप देखें तो उठे कई सारे सवालों के बीच यह फैसला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। फिर देखें तो अभिनेता और सांसद रवि किशन को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने उन्हें उनके नाम और छवि का इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल पर सख्त रुख भी अपनाया है। फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो पैसिफिक मिशन पर 6 दिनों के अहम विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कई बड़े रणनीतिक और आर्थिक समझौते की भी उम्मीद है। इस दौरे को भारत की वैश्विक कूटनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर देखो तो खamenei के अंतिम संस्कार में माहौल बेहद उग्र दिखाई दिया। समर्थकों ने अब कफन ही हमारा लिबास जैसे नारे लगाए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बदले की कसम खाने के भी दावे सामने आए। पूरे कार्यक्रम ने अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव को और ज़्यादा गहरा कर दिया। फिर देखें तो ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने कई देशों पर दबाव बना करके उन्हें खamenei के अंतिम संस्कार से दूर रहने के लिए राजनयिक कोशिश की है। रिपोर्टों के अनुसार अगर आप देखें तो कई देशों ने अपना प्रतिनिधिमंडल घटा दिया या फिर कार्यक्रम से दूरी ही बना ली। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ईरानी मीडिया का जो दावा है कि अमेरिका ने कई देशों पर दबाव बना करके उन्हें खamenei संस्कार से दूर रहने की राजनीतिक ये कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ये काम किया, अपने प्रतिनिधिमंडल को घटा दिया और कार्यक्रम से भी दूरी बनाई। फिर देखिए तो भारत की पासपोर्ट रैंकिंग गिरने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश की वैश्विक प्रतिष्ठा कमजोर करने का आरोप लगाया है और बड़ी पासपोर्ट फीस तथा जो सेवाओं को लेकर के भी सरकार को घेरा है उन्होंने। फिर देखें तो नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। कई इमारतें तबाह हो गई। 8 लोगों की मौत और 34 लोगों के तकरीबन घायल होने की खबर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। फिर देखो तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक दावे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान के कुछ ईसाई गांव इजराइल में शामिल होना चाहते थे। हालांकि संबंधित गांवों ने इस दावे को खारिज करते हुए अपनी लेबनानी पहचान दोहराई है। तो इस तरीके से नेतन्याहू का जो नया दावा है ग्रेटर इजराइल का वो सामने आ रहा है। फिर देखिए राहुल गांधी जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप पहुंचे और वहां पर कारीगरों से लंबी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि ये पहल अब ज़मीन पर नहीं बल्कि सिर्फ नारों तक सिमट करके अब रह गई है। तो ये चीज़ उनका कहना है। फिर देखिए तो केतन हत्याकांड जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अगर आप देखें तो सिया ने वारदात से पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी पढ़ी और मोबाइल पर यह भी खोजा कि पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ क्या होता है। जांच एजेंसियां जो हैं अब इसे सुनियोजित तैयारी का अहम सुराग मान रही हैं। फिर देखें तो संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों के बाहर पासपोर्ट और कौंसलर सेवाओं के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। बढ़ती भीड़ के बीच भारतीय दूतावास ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया है ताकि भारतीय नागरिक बिना लंबा इंतजार किए अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से मैंने आपको दुनिया भर की सभी तमाम बड़ी खबरों को दिया है एक वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप हमारे साथ रोज़ जुड़ना चाहते हैं तो रामा सर वर्ल्ड चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।